बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मिलकर काम करना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मुख्तलिफ कामों में मदद करते हैं, और वही काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेशन हमें इस काबिल बनाता है कि हम दुनिया में अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सकें। इसकी सबसे अहम और मशहूर मिसाल हमारे मसल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को हरकत देने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब कोई खिलाड़ी बॉल को पकड़ने के लिए हरकत करता है तो वो अपने सैकड़ों मसल्स को हरकत देता है, जिसमें बाजू, टांगों और बैक के मसल्स शामिल हैं। होता असल में ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है हमारे मसल्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके नतीजे में मसल्स सही सीक्वेंस से कंट्रैक्ट करते हैं, सही रास्ते पर पावर लगती है और पूरी ताकत के साथ टाइम को कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सी इकसाम के कोऑर्डिनेशंस शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ब्रीदिंग और हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा पैदा होने वाली हीट को जिस्म से ख़ारिज किया जाता है। हमारी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, यानी बॉडी एक यूनिट के तौर पर तब ही काम कर सकती है जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और मिलकर मुख्तलिफ काम करें। इसकी एक और मिसाल ये है कि जब हम लिखते हैं तो हमारी फिंगर्स मुख्तलिफ मसल्स, आइज़, थॉट्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं, यानी मिलकर काम करती हैं, और नतीजे के तौर पर हमें एक वाज़े लिखा हुआ ख़त नज़र आता है। आम तौर पर ऑर्गेनिज़म्स में दो किस्म का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होता है। एनिमल्स में ये दोनों इकसाम के कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन एक्शन के मंदरजा झैल कंपोनेंट्स यानी हिस्से हैं। नंबर 1 स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर, नंबर 4 इफ़ेक्टर और नंबर 5 रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे माहौल में थोड़ी बहुत तब्दीली लेकर आए। मिसाल के तौर पर जब हम एक स्नेल को टच करें तो वो इस टच को महसूस करता है। इसी तरह सनफ्लावर के फ्लावर सूरज की जानिब अपना रुख कर लेते हैं। इन दोनों सूरतों में टच और लाइट दोनों स्टिमुलाई हैं, यानी ये तब्दीली लाने वाले फैक्टर्स हैं। स्टिमुलाई की जर्नल डेफिनेशन ये है कि हर वो फैक्टर जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज ला सके, चाहे वो चेंज एक्सटर्नल हो या इंटरनल, स्टिमुलाई कहलाता है। और ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करता है। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तमाम के तमाम स्टिमुलाई हैं। हमारी बॉडी के वो तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या सेल्स जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स को हमारे ईयर डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आइज़ मौजूद हैं
اور کیمیکلز کو سینس کیا جاتا ہے نوز کے ذریعے۔ کسی خاص قسم کے سٹیمولائی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے خاص قسم کے آرگنز، ٹیشو یا سیلز ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کوآرڈینیٹرز۔ کوآرڈینیٹرز ریسیپٹرز سے انفارمیشن لیتے ہیں اور اس میسج کو پراپر ایکشن کی جگہ پر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ نروس کوآرڈینیشن میں برین اور اسپائنل کارڈ کوآرڈینیٹرز ہیں۔ یہ ریسیپٹرز سے حاصل کی ہوئی انفارمیشن کو نرو امپلسز کی شکل میں نیورونز کے ذریعے ایک حصے سے دوسرے حصے تک منتقل کرتے ہیں۔ کیمیکل کوآرڈینیشن میں بہت سے اینڈوکرائن گلینڈز کوآرڈینیٹرز کا کام کرتے ہیں۔ یہ انفارمیشن کو کیمیکلز کی شکل میں ریسیو کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر جو میسج ہوتا ہے وہ ایک ہارمون کی شکل میں بلڈ میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ افیکٹرز ہماری باڈی کے وہ پارٹس ہیں جو کوآرڈینیٹرز سے میسج ریسیو کرتے ہیں اور بدلے میں ایک خاص قسم کا رسپانس شو کرتے ہیں۔ نروس کوآرڈینیشن سسٹم میں نیورونز میسج کو کوآرڈینیٹر سے لے کر مسلز اور گلینڈز تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں مسلز اور گلینڈز افیکٹر کا کام کرتے ہیں، جبکہ کیمیکل کوآرڈینیشن میں ہارمونز کی شکل میں میسج کوآرڈینیٹرز یعنی اینڈوکرائن گلینڈز سے خاص ٹارگیٹڈ ٹیشوز تک پہنچتا ہے جو کہ افیکٹر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ہارمونز کے لیے نیفرونز افیکٹر کا کام کرتے ہیں، اسی طرح کچھ ہارمونز کے لیے ہماری بونز اور لیور بھی افیکٹر کا کام کرتے ہیں۔ رسپانس وہ آخری حصہ ہے جو کہ ہمارے کوآرڈینیشن کو مکمل کرتا ہے۔ کوآرڈینیٹرز سے میسج لے کر افیکٹرز ایکشن پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ایکشن رسپانس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گرم چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ واپس کھینچ لینا یا پھر سن فلاور کے فلاور کا لائٹ کی طرف مڑنا رسپانس کہلاتا ہے۔ نروس کوآرڈینیشن سے جو رسپانس پیدا ہوتا ہے وہ عموماً فوراً اور کم وقفے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ کیمیکل کوآرڈینیشن کے ذریعے جو رسپانس پیدا ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، یعنی لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ نروس کوآرڈینیشن اور کیمیکل کوآرڈینیشن کے درمیان فرق کو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ نروس کوآرڈینیشن میں ہمیشہ میسج نیورونز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، جبکہ کیمیکل کوآرڈینیشن میں میسج ایک کیمیکل کی شکل میں بلڈ سٹریم میں داخل ہو کر مطلوبہ مقام تک پہنچتا ہے۔